जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 का मॉडल पेपर, वो भी सेट नंबर 4 2022 का सामाजिक विज्ञान का है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इस जो चैप्टर्स है इसमें हम लोग कुल मिलाकर देखेंगे बच्चों 20 नंबर को हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, जो कि आपका 20 नंबर इसमें से कंफर्म कम की, क्योंकि 2022 का मॉडल पेपर कैसे बनाया गया और पेपर कैसे पूछे गए एग्जाम में, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेपर किस मॉडल से आता है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम लोग खंड का को बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला कहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। मतलब कि जर्मनी में जो एकीकरण किया गया बच्चों, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी। तो सबसे पहले इसमें दिया है ज्यूसेफे और गैरीवोल्डी ने, ख नंबर नेपोलियन ने, ग नंबर ऑटो वान विस्मार्क ने, घ नंबर विलियम प्रथम ने। तो सबसे पहले इसमें किसने सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई बच्चों। तो सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई थी बच्चों वो ऑटो वान विस्मार्क ने निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा बिल्कुल। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं इसको यहाँ पर कहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन की पराजय कब हुई। तो नेपोलियन की बच्चों पराजय कब होती है। 1814 में, 1815 में, 1816 में और 1817 में। तो कब हो जाता है नेपोलियन का पराजय। तो नेपोलियन का पराजय बच्चों हो जाता है 1815 में। हमारे तरफ से बच्चों एक आपका क्वेश्चन है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे पे। इसमें कहा है बच्चों राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ है। मतलब कि अब इसमें से सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ होता है वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ है। तो इसमें दिया है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो सबसे पहले जो सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का पनपता है वो कहाँ से पनपता है बच्चों, वो फ्रांस से पनपता है। कहाँ से पनप जाता है, फ्रांस से शुरुआत होती है इसकी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों चौथा देखते हैं। इसमें दिया है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। मतलब कि पूरी तरीके से जब मंदी होने लगी, मतलब कि एक प्रकार से जिसे गरीबी बोला जाता है बच्चों, वो प्रारंभ कब से हुआ था। मतलब कब से पता चलने लगा कि अब हम लोग आर्थिक मंदी से जूझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले 1928, 1929, 1930, 1932। तो बच्चों ये जो आर्थिक मंदी थी 1929 से ये प्रारंभ हो चुकी थी, 2900 प्रारंभ हो चुकी थी। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इसको। फिर बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें कहा है निम्नलिखित बच्चों एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले जानिए संघीय सूची और राज्य सूची क्या होते हैं। संघ सूची वो होता है जो केंद्र सरकार काम करता है, और राज्य सूची वो होता है जो राज्य सरकार काम करती है। तो इसमें सबसे पहले मुझे बताना है जो संघ सूची मतलब ये केंद्र सरकार के अथॉरिटी में आता है, इसे संघ सूची कहते हैं। तो इसमें हमको पता करना है कि संघ सूची का विषय कौन है। पहले दिया है बच्चों रक्षा, कृषि, व्यापार और शिक्षा। तो जो बच्चों रक्षा का काम होता है, जैसे मानकर चलिए कि देश की रक्षा करनी है तो वहाँ रक्षा सैनिक मुझे चाहिए। फिर उसके बाद कृषि के लिए तो बच्चों देखो केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है। तो ये एक प्रकार से हम लोग कहेंगे कि एक संघ सूची का विषय नहीं है। और व्यापार जो है, देखो व्यापार राज्य सरकार भी करता है और केंद्र सरकार भी व्यापार करता है, तो ये भी एक प्रकार से संघ सूची का विषय नहीं है। और शिक्षा जो होती है, शिक्षा देखिए केंद्र सरकार भी शिक्षा को सुलभ कराती है और राज्य सरकार भी शिक्षा को सुलभ कराती है, तो ये भी एक प्रकार से संघीय सूची का विषय नहीं है। संघीय सूची का विषय वही होगा जो सिर्फ केंद्र में कार्य होगा और कहीं नहीं। तो देखो जो सैनिक होते हैं वो किसकी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो जो रक्षा करने वाले देश की है, इसमें रक्षा जो दिया है वही हो जाएगा आपका बच्चों संघ सूची का विषय है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अब राज्य सूची और संघ सूची का विषय, देखिए सैनिक जो आर्मी होते हैं वो किसी राज्य की रक्षा तो करते नहीं, देश की रक्षा करते हैं, इस वजह से ये संघीय सूची में का विषय माना जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 6 कहा है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। तो बेल्जियम जो है
वो कि वहाँ पर जो सामुदायिक सरकारें चलती हैं वो किसके मध्य पे सत्ता मतलब किसके माध्यम से वो लोग सत्ता को चलाते हैं। तो बच्चों इसमें दिया है विभिन्न सामाजिक समूहों के माध्यम से। ख नंबर दिया है शासन के विभिन्न अंगों के माध्यम से। फिर ग नंबर दिया है बच्चों केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से। फिर उसके बाद दिया राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के माध्यम से। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ना तो विभिन्न सामाजिक समूह के द्वारा चलाते हैं और ना ही शासन के अंगों के द्वारा चलाता है और ना केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से। वहाँ केंद्र और राज्य की कल्पना ही नहीं, तो वहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। सिर्फ वहाँ राज्य और सामुदायिक मतलब कि लोग जो राज्य का एक नेता होगा वो और जनता को जो वहाँ सामुदायिक लोग रहते हैं वो लोग मिलकर बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का मध्य एक साझेदारी करते हैं और वहीं पर तब सरकार का निर्माण होता है। तो वही प्रक्रिया वहाँ पर चलती है। तो कह सकते हैं राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के माध्यम से वहाँ पर ये कार्य होते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों अब हम लोग देखते हैं आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखते हैं अच्छे से, जो कि हम लोग का इसमें दो कहा है। जैसे प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रेरित किया जाता है कि 2 कारण बताइए आप। तो आइए हम लोग इसके 2 कारण को देखते हैं अच्छे से। तो बच्चों देखते हैं हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को। देखें इसमें यूपी बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है। इसमें कहा है प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रेरित किया, 2 कारण बताइए। बच्चों सबसे पहले तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी मॉडल से क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा पुटअप किए जाएंगे। तो बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला इसका आंसर 2 हमको देखो इसमें कितने कहा है बच्चों। तो इसमें हमको 2 कहा है, तो देखिए इसमें कितने कहा है, मुझे 2 कहा है, तो हम लोग दोनों को लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख रहे हैं बच्चों पहला आंसर संचार की प्रक्रिया से लोगों में सूचनाओं का तीव्रगामी से आदान प्रदान करना। तो जो एक प्रौद्योगिकी जो वैश्वीकरण होता है बच्चों, वो हम लोग तीव्र गति से हम लोग किसी भी सूचना को संचार के माध्यम से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सॉरी ये 2 पूछा है तो हम लोग दूसरे को देखते हैं। पहला आंसर तो हो गया, दो बताना है। दूसरा देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर उत्पादों का निर्माण और निर्यात करती हैं। अब देखिए जो भी प्रौद्योगिकी के मामले में जो भी कंपनियां खुली हुई हैं बच्चों, वो एक प्रकार से अपने वैश्विक स्तर को बढ़ाना चाहती हैं। जैसे विशेष प्रकार की जो मोबाइल, जो फ़ोन्स, जो संचार के माध्यम होते हैं, ये बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये भी 2 नंबर का है। तो इसमें कहा है बच्चों प्रजातंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। प्रजातंत्र, अब देखिए सबसे पहले बच्चों समझिए प्रजातंत्र क्या होता है। प्रजातंत्र वो होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता ही एक प्रकार से प्रजातंत्र होती है, और यही प्रजातंत्र जो होती है यही किसी न किसी लीडर को बनाती है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं राजनीतिक दलों द्वारा जाति पर आधारित, किस पे, जाति पर आधारित राजनीतिक करना। ये एक प्रकार से प्रजातांत्रिक चुनौतियां होती हैं कि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल को चुनो कि वो अपने जातिवाद पे ना जाओ, उसके काम पे जाओ। जातिवाद पे हमको कभी नहीं सुनिश्चित करनी चाहिए। दूसरा है बच्चों अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति और वीटो का ध्रुवीकरण कराना। मतलब कि हम लोग अपने वोट में मेरे दलों में ये संतुष्टि होनी चाहिए कि हम अपने अल्पसंख्यक के लोगों को लिए तुष्टीकरण करें और अपने दलों को स्वार्थपूर्वक से वोटों का ध्रुवीकरण कराएं। मतलब कि उनको सही तरीके से वोट के वैल्यू के बारे में हम बताएं, उनको पहचान कराएं। तो बच्चों आइए हम लोग आगे देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन को, आगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को और हम लोग हल करते हैं। बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 9। तो देखते हैं इसमें कहा है पारदर्शिता प्रजातांत्रिक सरकार के लिए क्यों आवश्यक है, कोई 2 कारण बताइए। तो अब प्रजातांत्रिक सरकार के लिए क्यों आवश्यक है, 2 कारण। पहला है पारदर्शिता से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा होना।
तो अब एक प्रकार से जो पारदर्शिता होती है वो सरकार के प्रति विश्वास लोगों को, प्रजातांत्रिक जो लोग हैं, कैसे पैदा होगी कि हमको ये संतावना मिल रहा है, ये संतावना मिल रहा है कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो बच्चों एक प्रकार से ही ये पारदर्शिता होती है। ठीक है। दूसरा इसमें लिखना है मुझे, पारदर्शिता कार्यप्रणाली से लोग भ्रष्ट आचरण करने से डरते हैं। मतलब कि जब सरकार कोई नीतियाँ बनाती है तो उसमें डर, और जो पुलिस वगैरह होती है एक प्रकार से पारदर्शिता का कार्य करती है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम और गलत भ्रष्टाचार करने से डरते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पारदर्शिता प्रजातांत्रिक सरकार के लिए क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार जब रहेगी तो हम लोग, जो पब्लिक होगी, जो लोग होंगे, जो प्रजातांत्रिक लोग होंगे, वो सही तरीके से किसी को सुनिश्चित नहीं और पूरी तरीके से उनका कार्य करेंगे। ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग अब की जो वीडियो और से बनेंगे बच्चों, वो हम लोग अब साइंस सोशल का हम लोग रोज़ एक मॉडल पेपर को करते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों नज़दीक आ चुका है। तो हमको मॉडल पेपर को करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देख कर काम करते हैं।